हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पर्यावरण की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे आने वाले यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम और यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक सा है। पहला तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, पर्यावरण के बारे में जानेंगे, पर्यावरण किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के पर्यावरण होते हैं। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा, यानी कि सतत विकास या धारणीय विकास के बारे में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पर्यावरण किसे कहते हैं तो उसका डिफिनीशन हम लोग को पता रहना चाहिए। पर्यावरण होता क्या है? तो पर्यावरण जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समूह है जो हमारे चारों ओर है। हाँ, जीव जंतु का समूह, जैसे भूमि है, जल, भूमि पे हम रह रहे हैं, जल हम पानी पी रहे हैं, वायु है हम हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन इससे ले रहे हैं, पेड़ पौधे हैं। तो इनका जो हमारे चारों ओर जो ये समूह है ये क्या कहलाता है? ये पर्यावरण कहलाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, डिफिनीशन इम्पोर्टेंट है, ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। इसमें ये डिफिनीशन इन्होंने दिया है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, यानी कि भौतिक का मतलब फिजिकल, जैविक मतलब बायोटिक दशाएं, और उनके साथ अंतःक्रिया को क्या करता है? सम्मिलित करता है। जैसे पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और प्लस आवरण। इसको जोड़ने से पर्यावरण बना है, जिसका मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ होता है जो आवरण हमारे चारों ओर से हमको घेरे हुए है, ये इसका मतलब होता है। एक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ की मदद से कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण में क्या क्या आते हैं। तो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल आता है, जैवमंडल यानी बायोस्फेयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल। तो पर्यावरण में कितने क्या क्या मिलकर के पर्यावरण बना है? तो वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल से मिलकर के हमारा पूरा पर्यावरण बना है। अब हम देख लेते हैं कि लिथोस्फीयर में क्या क्या आते हैं, यानी कि स्थल मंडल में क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएंगे? पर्वत आएंगे, मैदान आएंगे और मरुस्थल आएंगे। और जैवमंडल यानी बायोस्फीयर में क्या क्या आएंगे? तो यहाँ पे पौधे आएंगे और जंतु आएंगे। जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आएंगे? तो हिमनद आएंगे यानी ग्लेशियर, झील यानी कि लेक, नदी और सागर आएंगे। तो ये जो है पूरा ये पर्यावरण में, पर्यावरण पहले मतलब पर्यावरण में वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल आएंगे। और सब में अलग अलग, जैसे कि जल मंडल में क्या आएगा, स्थल मंडल में क्या आएगा, और जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर में क्या आएगा, और वायुमंडल एटमॉस्फेयर में भी क्या क्या आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। तो एटमॉस्फेयर में क्या है? मतलब एटमॉस्फेयर किससे बन के बना है? तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है समताप मंडल। जब हम लोग ओजोन की लेयर पढ़ेंगे तब उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रहेगा कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे ओजोन जो है वो हमारे लिए अच्छा है, कहाँ पे हानिकारक है। तो ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग ओजोन की परत के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है कि पर्यावरण के तीन संगठक है। संगठन मतलब कि कितने प्रकार हैं? तो तीन टाइप हैं। पहला क्या है? भौतिक या अजैविक यानी फिजिकल या अबायोटिक। इसमें क्या क्या आएंगे? स्थल आएंगे, वायु आएंगे, जल और ये सब आएंगे। जैविक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है? तो बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स है, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव, ये सब आएंगे। और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल कंपोनेंट क्या क्या है? तो मानव निर्मित गतिविधियों द्वारा ही कल्चरल कंपोनेंट बनेंगे। जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म आएगा, नैतिकता आएगा, प्रथाएं, लोकाचार, विधि यानी लॉ, व्यवहार, प्रतिमान, ये सब आएंगे। तो ये कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, यानी कि संगठक हैं। तो कितने संगठक हैं? तीन हैं, भौतिक या अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक हैं। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये हमारा ग्राफ है पर्यावरण। पर्यावरण में का स्तर क्या, मतलब दो टाइप के हैं। जैसे एक लघु स्तर है, एक बृहद स्तर है। लघु में क्या होगा? जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल जो इन्वायरमेंट है वो आएंगे। बृहद में क्या आएंगे? जो हमारे ट्री है, ट्री का जो पर्यावरण है यानी कि वृक्ष का पर्यावरण, वो आएंगे। और पर्यावरण के कारक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के कारक मतलब क्या काम है? तो संसाधक के रूप में भी काम करता है, यानी कि संसाधन के रूप में काम करता है, और नियंत्रक के रूप में भी काम करता है हमारा पर्यावरण। अब इसकी विभिन्नताएं ये क्या है? जलवायु में परिवर्तन, मृदा का प्रकार जो है, स्थलाकृति में अंतर होता है, ये है इसका इसकी विभिन्नताओं का कारण। मतलब विभिन्नताएं इसमें क्यों आती हैं? तो ये कारण है जलवायु में परिवर्तन, मृदा का प्रकार और स्थलाकृति में अंतर। और संगठक क्या है? भौतिक, जैविक और कल्चरल। ये हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा है कि भौतिक में क्या, स्थल और वायु और जल आएंगे, जैविक में प्लांट, मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये आएंगे। और सांस्कृतिक में हमारा क्या आ जाएगा? कल्चरल है। कल्चरल में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि क्या क्या आएंगे? धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, ये सब आ जाएंगी।
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, तो यानी कि पर्यावरण का डिफिनीशन पूछ लिया है। तो बस ये जो हमारा आधा पेज का है पूरा, इससे एक क्वेश्चन है कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है, तो हमें पर्यावरण के बारे में पता होना चाहिए, तो हम इसको कर लेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। यानी पहला क्या है, ए है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो हमारे चारों ओर अस्तित्व में है, ये पर्यावरण है, सही बात है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, उसको पर्यावरण कहते हैं, ये भी सही है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतर्क्रियात्मक व्यवस्था जो कि अंतर संबंधित है, इसे पर्यावरण कहते हैं, ये भी सही है। तो यानी कि ये तीनों सही है, इसका ऑप्शन जो डी है वो सही है, उपरोक्त सभी। तो ये यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पर्यावरण किससे बनता है, तो जैविक घटकों से बनता है, जीवीय घटकों से बनता है, अजैव घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है, यानी कि सभी से बनता है। तो उपरोक्त सभी, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। मतलब कि जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा है उसमें कौन सा टाइप्स नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल इन्वायरमेंट यानी भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण यानी कि बायोटिक पर्यावरण पर इन्वायरमेंट पढ़ा था, सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कल्चरल इन्वायरमेंट पढ़ा था, परिचालन इन्वायरमेंट हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा। तो ये नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक में क्या क्या आते हैं। तो भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, और उसमें आते क्या है, जैसे भू आकृतियां, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज, ये सब क्या है हमारे भौतिक पर्यावरण में आएंगे। सांस्कृतिक में धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, ये सब आएंगी। और जो जैविक है, जैविक में जंतु, मानव शरीर यानी जीव जंतु, ये सब सूक्ष्म जीव यानी जो बैक्टीरिया है, ये सब शामिल है इसमें। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा धारणीय विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, और ये कहाँ से, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है पहली बार कहाँ पे आया, और फिर उसके बाद कब से इसको लागू किया गया, ये देख लेते हैं हम लोग। तो धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय। इसका मतलब ये है कि जैसे सीधी बात में अगर हम लोग बोले तो ये कहा जाएगा कि हम लोग यूज कर रहे हैं संसाधन, वो हम लोग अपने लिए तो यूज कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उसको क्या कर रहे हैं, सेफली बचा के रख रहे हैं। ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं कि बस वो हम ही यूज करें, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसके तक वो बचे ना। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा डिफिनीशन ये है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार जो है वो कब आया, तो 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, वो रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। में पहली बार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था, और 1992 में जो है पूर्ण समर्थन के साथ, यानी कि सब लोगों ने मान लिया कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियो समिट हुआ था 1992 में, उसमें जो है इसको लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी क्या है कुछ अनिवार्य शर्तें हैं कि किन बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल हो रहा है। तो वे सूचनाओं की उपलब्धता पर भी आधारित है कि मतलब हमारे पास जो है डेटा रहना चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ शर्तें बताई गई हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं हमारे पास रहनी चाहिए, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो हमारे पास रहनी चाहिए, और मनुष्य वो उसके क्रियाकलापों यानी कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, और मनुष्य से संबंधित यानी कि जैसे पॉपुलेशन से संबंधित जो डेटा है वो या इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास रहनी चाहिए। तब हम बताएंगे कि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा। तो पहला जो है पर्यावरण से संबंधित सूचना है, उसमें क्या आएंगे, जैसे जैविक अधिवास से संबंधित, दूसरा जो होगा प्राकृतिक संसाधन से संबंधित हो जाएगा, तीसरा होगा पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में, चौथा जो है वो है वर्तमान पर्यावरण की स्थिति कैसी है उसके संबंध में। ये सब इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास रहनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो मनुष्य या उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचना है, उसमें क्या है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे पहला ही है, दूसरा क्या है जनसंख्या का आकार है, अब विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता है, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधा, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, ये भी पता करना मतलब इंफॉर्मेशन इसका होना चाहिए, और तीसरा जो है वो है हमारा तकनीकी स्तर। सारे जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ से, तो ये क्या है, ये हमारा जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और जो स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेटा, जो स्टैट से डेटा मिलेंगे उसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, इसको देखेंगे, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो रहा है कि नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो है यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है,
कथन में क्या बोला है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, तो हाँ ये सही है। कारण में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करे। तो ये दोनों सही है, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर जो है ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चर्चा हुई थी। वो उसका नाम क्या था, मतलब किस समिट में हुआ था? तो समिट जो था वो क्या था, रियो समिट था, और जो उसका वो था प्रोजेक्ट का टाइटल था वो था आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है निम्नलिखित घटनाओं को क्या करना है, हमें सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। तो पहला क्या दिया है, रियो अर्थ समिट दिया हुआ है, दूसरा ब्रंटलैंड आयोग दिया हुआ है, तीसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है। तो सबसे पहले इसमें जो आया है उससे करके लास्ट तक हमें अरेंज करना है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है 1972 में आया हुआ है। ब्रंटलैंड आयोग जो कि आवर कॉमन फ्यूचर, उसी को ब्रंटलैंड आयोग कहा जाता है, वो 1987 में आया है। तो ये किससे रिलेटेड है ये भी हमको याद करना, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तीसरा जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आया है 1989 में, और चौथा जो है वो है रियो अर्थ समिट, ये 1992 में आया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाता है, यानी कि 4, 2, 3 और 1। ये यूपीपीएससी प्री 2020 में आया हुआ है। तो लेटेस्ट पैटर्न जो है यही है, यानी कि आरओ एआरओ में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीपीसीएस में भी आ सकते हैं, आरओ एआरओ मेंस में भी आ सकते हैं। तो हमको अच्छे से जो है इसका ईयर याद कर लेना है, और कौन कौन से जो रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है ये भी हमको उसके साथ साथ याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये है प्राकृतिक संसाधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है, यानी जैविक विविधता का संरक्षण ये आवश्यक ही है, प्रदूषण का निरोधक एवं नियंत्रण ये भी आवश्यक है, निर्धनता को घटाना यानी कि गरीबी को कम करना ये भी है। तो यानी कि इसमें उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।